नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार प्रोटोन टेक्निकल क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं अपना टेक्निकल का। इस बैच में आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। आपका ITI से लेकर पॉलिटेक्निक तक का बेस क्लियर करवाया जाएगा। आपके जो भी सवाल हैं आप खुद उनको हल कर सकते हैं। अगर आपका बेस मजबूत है तो किसी प्रकार के सवाल का आप आंसर दे सकते हैं, उससे रिलेटेड किसी प्रकार के क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक अपन केवल सवाल को रट सकते हैं, आंसर रट सकते हैं, लेकिन उसके आसपास के सवालों को अपन नहीं सोल्व कर सकते। तो उसी क्रम में आपका सबसे पहला जो टॉपिक है परिपथ के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। परिपथ एक बिल्कुल सबसे सरल और हल्का टॉपिक है, लेकिन इसमें से भी आपके बिल्कुल बेस्ट और हर एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले परिपथ की परिभाषा जो आप सभी लोग जानते हैं। परिपथ किसे कहते हैं? एक बंद और पूर्ण मार्ग आपका परिपथ कहलाता है, जिसमें आपकी धारा फ्लो होती है। परिपथ में अपन अगर बेसिक बात करें तो एक बैटरी लगी रहती है और एक लोड लगा रहता है। इसको अपन कहते हैं परिपथ। इसमें से आपकी धारा फ्लो होगी। परिपथ वही कहलाएगा जिसमें धारा बहती है। बंद और पूर्ण मार्ग उसी को अपन कहते हैं परिपथ। तो धारा फ्लो होने लग गई है, यह आपका बंद परिपथ कहलाएगा। तो क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट हो गया कि परिपथ किसे कहते हैं, परिपथ क्या होता है। तो बंद और पूर्ण मार्ग को अपन क्या कहते हैं? परिपथ। अब इस परिपथ में कौन से भाग को अपन क्या बोलते हैं, कौन से भाग को क्या कहते हैं? बैटरी लगी रहती है, लोड लगा रहता है, हर चीज़ लगी रहती है। और भी इसमें अपन संयोजित कर सकते हैं। जैसे अपने पास कंट्रोलिंग डिवाइस है, कोई स्विच लगा सकते हैं, सेफ्टी डिवाइस है, फ्यूज लगा सकते हैं। फ्यूज के साथ अपन MCB प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोलिंग डिवाइस जैसे आपका आइसोलेटर हो गया, स्विच हो गया, सेफ्टी डिवाइस आपकी फ्यूज है, MCB है। तो ये आपका एक परिपथ हो गया। अब इस परिपथ में अभी अपन जैसे बात कर रहे थे कि किस चीज़ को, कौन से भाग को अपन क्या कहते हैं, उसी के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सक्रिय परिपथ। परिपथ अपन ने स्टार्ट कर दिया है और सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं सक्रिय परिपथ। देखो, सक्रिय परिपथ जिसको अपन कहते हैं एक्टिव सर्किट। सक्रिय परिपथ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अब एक बार पढ़ लेते हैं। सक्रिय परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें कोई सक्रिय स्रोत लगा हो। सक्रिय स्रोत लगा हो उसको अपन क्या कहते हैं? सक्रिय परिपथ। अभी बात समझ में आ जाएगी आपके कि सक्रिय स्रोत अपन किसे कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अपन परिपथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो सक्रिय परिपथ वह परिपथ कहलाता है जिसमें कोई सक्रिय स्रोत लगा हो, एक्टिव कंपोनेंट लगा हो, उस परिपथ को अपन कहते हैं सक्रिय परिपथ। ऐसा परिपथ जिसमें सक्रिय कंपोनेंट लगा हो। अभी अपन बात करने वाले हैं कि सक्रिय कंपोनेंट क्या होता है, नॉन सक्रिय कंपोनेंट कौन सा होता है। तो सबसे पहले परिभाषा आपकी कंप्लीट हो गई सक्रिय परिपथ की, कि जिस परिपथ में एक्टिव कंपोनेंट लगा हो वह आपका सक्रिय परिपथ कहलाता है। अब सक्रिय परिपथ में इसको अपने सक्रिय परिपथ क्यों कहा है? क्योंकि इसमें सक्रिय कंपोनेंट। अब सक्रिय कंपोनेंट है कौन सा, उसके बारे में बात करते हैं। इसको अपन कहते हैं सक्रिय कंपोनेंट, सक्रिय घटक, एक्टिव कंपोनेंट। देखो, सक्रिय घटक किसे कहते हैं? परिपथ में सक्रिय घटक अपन किसे कहेंगे? यह आपने बैटरी लगाई थी, यह आपका लोड है। सक्रिय घटक आपको ये नजर आ रहा है, बैटरी। जो भी लोड को, परिपथ को सप्लाई देता है उसको अपन कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट, सक्रिय घटक। जो लोड को या परिपथ को सप्लाई देता है, ऊर्जा प्रदान करेगा, वह आपका सक्रिय घटक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, सक्रिय घटक किसे कहा अपन ने? जो लोड को सप्लाई देता है, परिपथ में धारा फ्लो करवाता है या परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है, वो आपका सक्रिय घटक कहलाता है। अब सक्रिय घटक में अपन बैटरी काम में ले सकते हैं, अल्टरनेटर काम में ले सकते हैं, जनित्र काम में ले सकते हैं, ट्रांसफार्मर काम में नहीं ले सकते। उसको अपन सक्रिय घटक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते ट्रांसफार्मर को सक्रिय घटक? क्यों अपन इनको सक्रिय घटक कहते हैं? एक्टिव कंपोनेंट जो हर
टाइम आपका एक्टिवेट रहता है। ऐसे तो ट्रांसफार्मर भी आपका एक्टिवेट रहता है, अपन कह सकते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं अपन सक्रिय घटक जो पैदा करता है। आपका जनरेटर पैदा करता है वोल्टेज, अल्टरनेटर पैदा करता है, बैटरी पैदा करती है, लेकिन ट्रांसफार्मर किसी स्रोत से सप्लाई लेता है, फिर आगे आउटपुट में वो अपन को देता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो खुद पैदा करेगा, सेल है, बैटरी है, जनरेटर है, अल्टरनेटर है, उसको अपन सक्रिय स्रोत के रूप में कह सकते हैं। यहाँ अपन बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सक्रिय स्रोत, स्रोत का मतलब क्या हुआ? सक्रिय स्रोत, जिससे अपन को, स्रोत का मतलब है कि किसी चीज़ को अपन ले रहे हैं या कोई चीज़ किसी को दे रहा है। एक स्रोत हो गया कि कहाँ से अपन को वो चीज़ लानी है। जैसे पानी का स्रोत है, बिजली का स्रोत है, वैसे ही यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं स्रोत के। सक्रिय घटक किसी का अपन ने जो लोड को सप्लाई देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, वह आपका सक्रिय घटक कहलाता है। अब देखो, सक्रिय घटक दो प्रकार का हो सकता है आपका, वोल्टेज स्रोत और धारा स्रोत। सक्रिय घटक आपने कितने प्रकार के बताए? दो प्रकार के। पहला हो गया आपका वोल्टेज स्रोत और दूसरा हो गया धारा स्रोत। दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले वोल्टेज स्रोत के बारे में। देखो, वोल्टेज स्रोत और धारा स्रोत दोनों बैटरी के ही दो अलग अलग रूप है। वोल्टेज और धारा दोनों, अपन ये नहीं कह सकते कि धारा के लिए आपको अलग से कोई उपकरण लाना पड़ेगा या वोल्टेज के लिए अलग से। दोनों एक ही है, लेकिन दोनों का कार्य आपका अलग अलग है। यहाँ अपन बात कर रहे हैं वोल्टेज स्रोत की। सबसे पहला सवाल आपका यहीं से बनना स्टार्ट हो गया, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है ये वाला सवाल, कि आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो दोस्तों, आपको अगर बता दें डायरेक्ट आंसर, तो आंसर क्या होगा इसका? 0। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। लेकिन इसी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कि आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 क्यों होता है। वोल्टेज स्रोत की बात कर रहे हैं, तो वोल्टेज स्रोत में अगर अपन बात करें बैटरी की, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अपन क्या मानते हैं? सबसे कम। क्यों मानते हैं अपन सबसे कम बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध? कि बैटरी जो भी वोल्टेज जनरेट करे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाहर मिले। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कम होगा बैटरी का, तो आउटपुट आपको वोल्टेज क्या मिलेगी? जितनी वो पैदा करेगी वो बाहर आपको मिल जाएगी, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है? वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो जितनी वो पैदा करेगा उतनी आपको वो बाहर नहीं दे पाएगा। यही आपका वोल्टेज स्रोत है, एक ऐसा स्रोत जो वोल्टेज दे रहा है। अगर मान लो कि स्रोत बनाने वाला ही वोल्टेज खाने लग जाए, तो बाहर जो लोड को आपको सप्लाई मिलेगी, जो वोल्टेज मिलेगी लोड के टर्मिनल पे, वो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, आप पैसा कमाते हैं अपने घर वालों के लिए, आप 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, लेकिन आपके खुद के खर्चे कितने? अगर आपने 50,000 में से 10,000 रुपये खर्च कर दिए अपने खुद के ऊपर, तो घर वालों के पास कितने पैसे पहुंचेंगे? आपके 40,000। ये 40,000 क्यों पहुंचे? क्योंकि आपने 10,000 रुपये क्या कर दिया? आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, आपका खुद का प्रतिरोध था, उसके कारण आपके 10,000 खत्म हो गए। अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आपके ऊपर होने वाला खर्चा है, वो आपका कम हो जाए, आप केवल 1,000 रुपये खर्च कर रहे हैं केवल, तो आपके घर वालों के पास कितने पहुँचेंगे? टोटल 49,000। तो जितना आप कम खर्चा करेंगे, आपका खर्चा के खुद का खर्चे का मतलब है कि आपका आंतरिक प्रतिरोध। यही बैटरी का है, जो वोल्टेज स्रोत है उसका खुद का भी यही सिस्टम है कि जितना आंतरिक प्रतिरोध का मान कम रहेगा, उतना वो क्या करेगा? वो जितनी जनरेट करेगा उतनी वो लोड को दे देगा। तो मतलब आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? इसका कम होना चाहिए, जिससे कि पूरी वोल्टेज वहाँ पहुँच सके। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे आदर्श की। आदर्श का मतलब ये होता है कि जितनी पैदा करेगा उतनी वो लोड को दे देगा। यहाँ अपन बात करें सैलरी की, 50,000 में कमा रहा हूँ, तो 50 के 50 में कहाँ दे रहा हूँ? घर वालों को दे रहा हूँ। इसका मतलब मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुआ? 0। मैं एक आदर्श हो गया।
आप जितना कमा रहे हो उतना आप घर वालों को दे रहे हैं, तो आप भी क्या हो गए, आदर्श हो गए, आदर्श स्रोत, क्योंकि आप कमा के दे रहे हैं, आप स्रोत है। तो यहाँ पे भी परिपथ को ऊर्जा प्रदान कौन कर रहा है, आपका वोल्टेज स्रोत कर रहा है, वोल्टेज स्रोत है जो लोड को क्या कर रहा है, सप्लाई दे रहा है। अब मान लो कि जो वोल्टेज स्रोत है ये यहाँ पे 100 वोल्ट पैदा कर रहा है, और लोड को अगर 100 वोल्ट दे देता है, लोड के सिरों पर 100 वोल्ट आ जाती है, इसका मतलब ये किस प्रकार का स्रोत हो गया, आपका एक आदर्श स्रोत हो गया है, उतनी की उतनी दे दिया। ऐसी कंडीशन केवल अपन कल्पना करते हैं, ऐसी कंडीशन आती नहीं है, लेकिन एक थ्योरेटिकल तौर पर अपन मानते हैं आदर्श स्थिति। बाकी हर कंडीशन में क्या होता है व्यवहारिक तौर पर कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है, चाहे वो कम हो चाहे थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। लेकिन यहाँ अगर कंडीशन पुटअप होती है कि आदर्श, इसका मतलब है या तो पूरा जीरो होगा या फिर पूरा अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, अनंत होगा। दो ही कंडीशन लगती है आदर्श में, या तो जीरो होगा, यहाँ अपन वोल्टेज स्रोत की बात कर रहे हैं, तो आंतरिक प्रतिरोध अगर ये इसकी खुद का प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इसका जीरो है, तो आउटपुट वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, पूरा वोल्टेज जितना जनरेट करेगा ये बैटरी, जो अल्टरनेटर है, जो जनित्र है, जितनी वोल्टेज ये बनाएगा उतनी उतनी कहाँ पहुँच जाएगी, उसके लोड के पास में। ये आपका आदर्श स्थिति कहलाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने यही कहा है, मैंने यही करा था कि आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान अगर 0 है तो जनरेट होने वाली वोल्टेज जितनी भी है वो कहाँ पहुँच जाएगी, लोड के सिरों के पास में। इसलिए अपन कहते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, 0, जिसको अपन बिल्कुल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका होना चाहिए 0। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। सक्रिय घटक अपन पढ़ रहे हैं। सक्रिय घटक में दो प्रकार के अपने बना लिए, धारा और वोल्टेज स्रोत। सबसे पहले अपन वोल्टेज स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं। वोल्टेज स्रोत जो वोल्टेज पैदा करता है और लोड को देता है। सबसे पहला क्वेश्चन वोल्टेज स्रोत का ये आएगा कि आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो आंसर आएगा आपका 0। 0 क्यों आएगा, क्योंकि जितनी इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहेगा, 0 रहेगा, उतनी वो वोल्टेज बाहर दे देगा। ये तो थी आदर्श की स्थिति। लेकिन अगर अपन बात करें व्यवहारिक तौर पर, सामान्य तौर पर वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध, तो उसका आंसर रहेगा आपका निम्न, बिल्कुल कम। ऑप्शन में रहेगा आपके पास निम्न। लेकिन ये कंडीशन लगेगी कब, जब आपका सवाल आएगा सामान्य तौर पर या बिना आदर्श के, आदर्श शब्द हट आएगा वहाँ से, केवल आएगा सामान्य तौर पर वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, निम्न। लेकिन अगर आदर्श आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं, आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो बिल्कुल आएगा आपका आंसर 0। ये तो थी अपने वोल्टेज स्रोत की बात। सामान्य की बात कर ली अपन ने, सामान्य वोल्टेज स्रोत का प्रतिरोध निम्न होना चाहिए और आदर्श वोल्टेज स्रोत का प्रतिरोध आपका 0 होना चाहिए। स्रोत का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके पास ऊर्जा का भंडारण होता है, उसी को अपन स्रोत बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन ने पहली चीज़ क्लियर कर ली है, वोल्टेज स्रोत। सक्रिय घटक का पहला अपन ने कंपोनेंट पढ़ लिया है वोल्टेज स्रोत के बारे में, जो वोल्टेज देता है। अब बात करने वाले अपन धारा स्रोत के बारे में अपन बात करने वाले हैं। वोल्टेज स्रोत अपना कंप्लीट हो गया है। इसका सेकंड पॉइंट आपका धारा स्रोत। अगर वोल्टेज स्रोत में अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध आपका व्यवहारिक तौर पर निम्न होना चाहिए और आदर्श तौर पर 0 होना चाहिए। अब अपन बात कर रहे हैं धारा स्रोत के बारे में। धारा स्रोत, देखो धारा स्रोत क्या होता है, वही आपका दूसरा रूप है उसका वोल्टेज स्रोत का, बस नाम इसके अलग अलग है। एक हो गया आपका धारा, एक हो गया आपका वोल्टेज। तो धारा स्रोत की कंडीशन क्या होती है, वही अपन दो स्थितियां पढ़ेंगे, आदर्श स्थिति और व्यवहारिक स्थिति। धारा की बात कर रहे हैं। देखो आदर्श स्थिति में एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध आपका मैक्सिमम होना चाहिए। आदर्श की बात करें तो अनंत, और अगर सामान्य की बात करें तो मैक्सिमम। आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध अनंत। अभी बात करते हैं क्यों होना चाहिए। और व्यवहारिक तौर पे बात करें अपन,
व्यवहारिक तौर पर, तो आएगा आंसर इसका मैक्सिमम या अधिकतम आंतरिक प्रतिरोध। ऐसा क्यों होता है? अगर धारा की बात करें अपन, तो धारा और प्रतिरोध में हमेशा विलोमानुपात का संबंध होता है। यहाँ से जो धारा बहेगी वो पूरी पूरी लोड के पास जानी चाहिए। वही कंडीशन है पहले वाली आपके वोल्टेज वाली, जितना वोल्टेज पैदा करेगा वो कहाँ जाना चाहिए? लोड के पास। लेकिन वो पैदा कर रहा है, यहाँ पे धारा बह रही है, धारा बहेगी तो पूरी की पूरी धारा कहाँ जानी चाहिए? आपकी लोड के पास जानी चाहिए। तो लोड के पास पूरी धारा कब जाएगी? जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? आपका बिल्कुल इन्फिनिटी, अनंत होगा, तब पूरी पूरी धारा कहाँ चली जाएगी? लोड के पास में। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध अगर बिल्कुल अनंत है तो यहाँ से जो बहने वाली धारा है वो सीधी सीधी कहाँ चली जाएगी? लोड के पास चली जाएगी, पूरी पूरी धारा लोड के पास। 100% धारा जहाँ से इस स्रोत से जो भी धारा बहेगी वो आ जाएगी आपके लोड के पास में। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध धारा स्रोत का कितना हुआ? अनंत। क्यों मानते हैं अनंत, या क्यों करते हैं अपन अनंत? कि जितना भी वो पैदा करे वो कहाँ चला जाए? लोड के पास में। लेकिन ये स्थिति संभव नहीं है, केवल अपन थ्योरेटिकल या क्वेश्चन के हिसाब से अपन बताते हैं। बाकी व्यवहारिक तौर पर अपन बताते हैं तो व्यवहारिक तौर पर क्या रहना चाहिए? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो इसके मेन आपके 4 सवाल बन गए हैं परिपथ में। सबसे पहले अपन ने कहा सक्रिय परिपथ किसे का? जिसमें सक्रिय घटक लगे हो उस परिपथ को अपन कहते हैं, या जिस परिपथ में बैटरी लगी हो, ऊर्जा का कोई स्रोत लगा हो, उसको अपन कहते हैं सक्रिय परिपथ। अब परिपथ में सबसे पहले अपन ने बात की सक्रिय घटक की। सक्रिय घटक कौन सा कहलाएगा? आपका बैटरी या आपका जनित्र है। बैटरी आपका सक्रिय घटक है। अब इस सक्रिय घटक को आपने 2 भागों में विभक्त कर दिया है, धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत में। अपने सबसे पहले वोल्टेज स्रोत की बात की है। ऐसा स्रोत जो सप्लाई परिपथ को क्या करता है? वोल्टेज प्रदान करता है। लेकिन अगर 100% वोल्टेज जितनी बनाएगा उतनी लोड को दे देगा तो वह आदर्श स्रोत कहलाता है। और जितनी धारा बहेगी परिपथ में उतनी धारा कहाँ पहुँच जानी चाहिए? लोड में से गुजरनी चाहिए। इसका मतलब वह क्या कहलाएगा? आपका आदर्श धारा स्रोत। दोनों प्रकार के हो गए। पहला सवाल अपना था आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध, तो आपका होना चाहिए आंसर 0। और अगर व्यवहारिक तौर पर वोल्टेज स्रोत की बात करें तो आंसर होगा आपका निम्न। फिर अब बात करते हैं अपन धारा स्रोत की। तो धारा पूरी पूरी कहाँ जानी चाहिए? लोड के पास जानी चाहिए, लोड में से बहनी चाहिए। तो खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इसका अनंत, अगर अपन आदर्श की बात कर रहे हैं तो। अगर व्यवहारिक तौर पर बात करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका मैक्सिमम। ये अपने 4 सवाल कंप्लीट हो गए और लगभग सभी एग्जामों में ये आपके सवाल आपको मिल जाएंगे। तो ये अपना परिपथ का पहला घटक पढ़ा अपन ने, स्टार्टिंग पॉइंट है अपना परिपथ का सक्रिय घटक। अगर अगला टॉपिक अपना रहेगा असक्रिय घटक, वही अपने परिपथ का भाग है। असक्रिय घटक वो भी आपका 2 ही प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आपको जो भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी प्रकार का आपके पास कोई क्वेश्चन हो इस परिपथ से संबंधित, धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत के बारे में, तो उसको अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।